नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके पास है बिल्कुल बराबर मात्रा में, लेकिन जिसका मोल हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा समय। हाँ, वो रोज मिलने वाले 24 घंटे। बिल्कुल। हम आर्नल्ड बेनेट की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी, लेकिन आज भी आप कह सकते हैं चौंकाने वाली प्रासंगिक किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे के जरिए समझेंगे कि इस समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। तो हमारा आज का मकसद ये नहीं है कि अपनी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर दें, नौकरी छोड़ दें या जिम्मेदारियां भूल जाएं। नहीं, वो तो व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि अपनी मौजूदा भागदौड़ भरी जिंदगी में ही रोज थोड़ा सा वक्त अपने दिमागी सुकून के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने और शायद खुद को थोड़ा बेहतर जानने के लिए कैसे निकालें। और ये शुरुआत इस बुनियादी सच से होती है कि वक्त ही वो महान बराबर करने वाला है। मतलब दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं और एक आम मजदूर के पास भी। सही। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम उन घंटों को भरते कैसे हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं। यही असली सवाल है। तो इसी सवाल पर आते हैं। बेनेट का सबसे बड़ा तर्क यही है कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। पैसा तो देखिए आता जाता रहता है, कमाया जा सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ एक सेकंड भी आप खरबों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं ला सकते। फिर भी अजीब बात है कि पैसे के खोने पर हमें जितना दुख होता है, समय गंवाने पर शायद उतना नहीं होता। क्यों? ये एक अजीब सी पहेली है ना? वो 86,400 वाली उपमा याद है आपको? हाँ। मान लीजिए रोज सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आते हैं, इस शर्त के साथ कि दिन खत्म होने तक जो खर्च नहीं हुआ वो गायब हो जाएगा। आप क्या करेंगी? अरे, मैं तो एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करूंगी। बिल्कुल, हम सब करेंगे। हमें रोज 86,400 सेकंड मिलते हैं और जो सेकंड इस्तेमाल नहीं हुए वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम शायद ही इस तरह सोचते हैं। आम बहाना क्या होता है? मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, ये सबसे कॉमन है। क्या ये वाकई सच है, या जैसा बेनेट कहते हैं, हमने बस अपने समय का सही प्रबंधन करना, उसे वो मोल देना सीखा ही नहीं? मुझे लगता है इसमें दोनों बातें हैं। हाँ। देखिए, जीवन व्यस्त तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन काफी हद तक हम समय का अवमूल्यन इसलिए करते हैं क्योंकि ये दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, ये अमूर्त है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। पैसे की तरह गिना नहीं जा सकता, तिजोरी में रखा नहीं जा सकता। इसीलिए बेनेट समय की बर्बादी को द ग्रेट सिन, मतलब सबसे बड़ा पाप कहते हैं। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये अपनी ही संभावनाओं का गला घोंटना है, चुपचाप धीरे धीरे। और ये बर्बादी होती कैसे है? आजकल तो इसके तरीके और भी ज्यादा हो गए हैं। घंटों तक बस फोन पर उंगलियां फिराना, स्क्रोलिंग। हाँ, सोशल मीडिया की वो अंतहीन फीड्स में खोए रहना, ऐसी बहसों में पढ़ना जिनका कोई नतीजा नहीं निकलना, या ऐसी खबरें पढ़ना जो हमें जानकारी देने के बजाय सिर्फ उत्तेजित करती हैं। बिल्कुल। और खतरे ये है कि ये छोटे छोटे पल ये जुड़कर बहुत बड़े बन जाते हैं। जरा हिसाब लगाइए, अगर रोज सिर्फ 1.5-2 घंटे भी ऐसी गतिविधियों में चले जाते हैं जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं, तो साल में ये 500 से 700 घंटे हो जाते हैं। 500 से 700 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये लगभग 20-30 पूरे दिन है। आप सोचिए। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो वो समय नहीं है वाली बात थोड़ी खोखली लगने लगती है ना? मतलब समय तो है, बस वो कहीं और खर्च हो रहा है। सही कहा। और यहाँ पैसे और समय के बीच का विरोधाभास फिर सामने आता है। अगर किसी के महीने के मान लीजिए 5,000 रुपए फिजूल खर्ची में चले जाएं, तो उसे चिंता होगी। बिल्कुल होगी। लेकिन 60-70 घंटे, जो शायद उन 5,000 रुपयों से ज्यादा कीमती हैं, हर महीने यूं ही निकल जाए, तो अक्सर कोई खास अफसोस नहीं होता। ऐसा क्यों? ये शायद इसलिए कि समय की बर्बादी तुरंत दर्द नहीं देती। इसका असर धीरे धीरे होता है, हमारी तरक्की रुकने, हमारे सपने अधूरे रहने के रूप में। ठीक है, तो इस समस्या को हमने समझ लिया। हम अक्सर अनजाने में अपना सबसे कीमती संसाधन बर्बाद कर देते हैं। अब आते हैं समाधान पर। बेनेट क्या कहते हैं? क्या हमें कोई तपस्वी बन जाना चाहिए? नहीं, और यही उनके दृष्टिकोण की खूबसूरती और व्यावहारिकता है। वो किसी क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि अपनी नौकरी छोड़ दो या परिवार से नाता तोड़ लो। अच्छा। उनका सुझाव बहुत जमीनी है। अपने मौजूदा रूटीन के अंदर ही रोजाना लगभग 90 मिनट से 2 घंटे का समय पुनः प्राप्त करो। मतलब रिक्लेम करो। पुनः प्राप्त कैसे, कहां से? खासकर काम से लौटने के बाद वाले वो शाम के घंटे। वो घंटे जब अक्सर हम थके हुए महसूस करते हैं और लगता है कि बस अब सोफे पर पसर जाएं,
उन्हीं घंटों की बात हो रही है। ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? लगता जरूर है, लेकिन बेनेट कहते हैं कि यहीं पर संभावना छिपी है। वो हमें अपनी शाम की दिनचर्या का एक ईमानदार ऑडिट करने को कहते हैं। ऑडिट मतलब ध्यान से देखना, ऑफिस से घर आने के बाद और रात को सोने से पहले तक का समय वास्तव में जाता कहाँ है? क्या हम सच में आराम कर रहे होते हैं या बस दिमागी थकान को और बढ़ा रहे होते हैं, जैसे बिना सोचे टीवी चैनल बदलते हुए, हाँ होता है ऐसा। या फोन पर निरर्थक चीजें देखते हुए, या ऐसी गपशप करते हुए जो हमें बाद में खालीपन से भर दे। तो मतलब पहला कदम है जागरूकता, ये पहचानना कि कौन सी गतिविधियां सच में हमें तरोताजा कर रही हैं और कौन सी सिर्फ समय भर रही हैं। एकदम। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बेनेट का मकसद हमारे जीवन में और तनाव जोड़ना नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि शाम को भी काम करो। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, बल्कि वो कहते हैं कि अपने फ्री टाइम को लेकर सचेत बनो, चुनाव करो। क्या आप उस समय को निष्क्रिय रूप से बह जाने देना चाहते हैं या उसे सक्रिय रूप से अपने मानसिक विकास और शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? वो 90 मिनट या 2 घंटे शायद पहले से ही मौजूद हैं, बस वो कम मूल्य वाली आदतों के नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ईमानदारी से अपनी शाम को देखा और पाया कि हाँ, लगभग 1.5 घंटा तो ऐसी ही चीजों में निकल जाता है। अब सवाल उठता है कि इस बचाए हुए या पुनः प्राप्त किए गए समय का करना क्या है? क्या कोई नया स्किल सीखें, कोई साइड हसल शुरू करें? नहीं, कम से कम बेनेट का शुरुआती फोकस इस पर नहीं है। उनका जोर बाहरी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि आंतरिक विकास पर है। आंतरिक विकास? हाँ, वो इसे मानसिक व्यायाम या मेंटल ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत जरूरी है, वैसे ही मन को तेज, स्पष्ट और शांत रखने के लिए भी एक खास तरह के व्यायाम की जरूरत है। अच्छा, मानसिक व्यायाम। और इसके लिए वो 3 मुख्य गतिविधियां सुझाते हैं: पढ़ना, रीडिंग, सोचना, थिंकिंग, और लिखना, राइटिंग। ये सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन शायद सरल है पर गहरा है। और बेनेट कहते हैं कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी अगर इन गतिविधियों को दिए जाएं तो भी कमाल हो सकता है। सिर्फ 30 मिनट? हाँ, सोचिए, रोज 30 मिनट मतलब साल में करीब 182 घंटे। ये एक छोटा सा निवेश लग सकता है, लेकिन इसका जो संचयी प्रभाव है वो बहुत बड़ा होता है। चलिए इन तीनों को थोड़ा और खोलते हैं। पहला है पढ़ना। आजकल तो हम सब हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस, न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया पोस्ट्स। क्या बेनेट इसी पढ़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेनेट जिस पढ़ने की बात कर रहे हैं वो गहरा, ध्यानपूर्वक और सोच समझकर चुनावा होना चाहिए। गहरा पढ़ना? हाँ, इसे हम क्यूरेटेड रीडिंग कह सकते हैं, यानी ऐसी किताबें या लेख चुनना जो सतही मनोरंजन या सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर हमारी सोच को चुनौती दें, हमें नए दृष्टिकोणों से मिलाएं, हमारी कल्पना को जगाएं। जैसे? ये गंभीर साहित्य हो सकता है, दर्शन हो सकता है, इतिहास हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, या अच्छी फिक्शन भी हो सकती है जो मानवीय अनुभवों की गहरी समझ दें। मुद्दा ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपके मानसिक दायरे को विस्तृत करें। मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ या वायरल पोस्ट पढ़ना इसमें शामिल नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। वो तो बस सतही जानकारी है। ये समझना महत्वपूर्ण है। मतलब पढ़ने का लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, सोचना, थिंकिंग। ये तो हम सब करते ही हैं, दिन भर ख्यालों में खोए रहते हैं। इसमें क्या खास है? आप सही कह रही हैं, हमारा मन लगातार दौड़ता रहता है। लेकिन बेनेट यहाँ निष्क्रिय ख्यालों या चिंता करने की बात नहीं कर रहे। वो सचेत, केंद्रित और गहरे चिंतन की बात कर रहे हैं। सचेत चिंतन? हाँ, डीप थिंकिंग। इसका मतलब है किसी एक विचार, किसी एक सवाल या किसी पढ़ी हुई बात पर रुककर ध्यान लगाकर सोचना, उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार करना, सवाल पूछना, ऐसा क्यों है, क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है, मेरे जीवन पर इसका क्या असर है, कनेक्शन बनाना। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये व्यवहार में कैसा दिखेगा? जरूर। मान लीजिए आपने अनुशासन पर कोई लेख पढ़ा। अब सामान्य तौर पर हम उसे पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। लेकिन बेनेट के अनुसार आपको शायद 15-20 मिनट निकालकर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए, इस लेख के मुख्य बिंदु क्या थे, क्या मैं उनसे सहमत हूँ, मेरे जीवन में अनुशासन कहाँ कमजोर है, इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। या शायद आपने कोई खबर पढ़ी, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय आप सोचें, इस खबर के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, क्या इसमें कोई पूर्वाग्रह है। ये प्रक्रिया सिर्फ जानकारी को ज्ञान में बदलती है और ज्ञान को समझ में। ये आजकल दुर्लभ होता जा रहा है क्योंकि हम
जानकारी उपभोग करने में इतने व्यस्त है कि उसे पचाने का, उस पर सोचने का समय ही नहीं निकालते। और तीसरा स्तंभ है लिखना, राइटिंग। यहाँ कई लोग हिचकिचा सकते हैं ये सोचकर कि मैं तो लेखक नहीं हूँ। और बेनेट भी ये नहीं कह रहे कि सबको लेखक बनना है। यहाँ लिखने का उद्देश्य प्रकाशन नहीं बल्कि स्पष्टता है। क्लैरिटी। स्पष्टता। कैसे? जब हम अपने विचारों, भावनाओं या सीखों को कागज पर उतारते हैं तो वे ज्यादा ठोस और स्पष्ट हो जाते हैं। जो धुंधला सा ख्याल मन में घूम रहा था, लिखते समय उसे शब्द देने पड़ते हैं और इस प्रक्रिया में हम खुद अपनी सोच को बेहतर समझ पाते हैं। तो ये एक तरह से अपने मन के साथ संवाद करना हुआ। हाँ। जैसे जर्नलिंग। बिल्कुल, ये जर्नलिंग हो सकती है। दिन भर के अनुभव, आभार या चुनौतियों को लिखना। ये किसी विचार पर छोटा सा नोट लिखना हो सकता है या किसी किताब से सीखी बातों का सारांश लिखना। लिखने से न सिर्फ विचार स्पष्ट होते हैं बल्कि हमें अपनी प्रगति ट्रैक करने, भावनात्मक बोझ हल्का करने और यहाँ तक कि आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलती है। ये अपने अंदर चल रहे शोर को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो ये तीनों गतिविधियां, गहरा पढ़ना, सचेत सोचना और स्पष्ट लिखना, सिर्फ शौक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे मन को मजबूत बनाने, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने और आज के इस हमेशा चालू और विचलित करने वाले माहौल में मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के तरीके हैं। एकदम सही कहा। बेनेट 100 साल पहले ही इस मानसिक आलस्य को देख रहे थे, जहां लोग बाहरी चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने अंदरूनी संसार पर ध्यान देना भूल जाते हैं। और आज तो ये और भी ज्यादा है। हाँ, आज जहां हर तरफ से जानकारी और उत्तेजना की बौछार हो रही है, ये मानसिक प्रशिक्षण पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमें सतहीपन से बचाकर गहराई की ओर ले जाता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, 90 मिनट निकालो, पढ़ो, सोचो, लिखो, लेकिन असली चुनौती है इसे लगातार करना। रोजमर्रा की थकान, आलस या बस पुरानी आदतें, ये सब आड़े आ सकती है। बिल्कुल। बेनेट इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, और बेनेट इस चुनौती को बखूबी समझते थे, इसीलिए वो नियमितता यानी रूटीन पर बहुत जोर देते हैं। रूटीन? हाँ, और उनका समाधान एकदम व्यवहारिक है। छोटी शुरुआत करो, एकदम छोटा, रोज सिर्फ 30 मिनट या शायद हफ्ते में 3 बार 30 मिनट, लेकिन उसे निभाओ। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। अक्सर लोग रूटीन को एक बंधन की तरह देखते हैं, कुछ उबाऊ सा, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेनेट इसे अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। बेनेट के लिए रूटीन बंधन नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। आजादी का रास्ता? ये कैसे? सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन सोचिए, जब आप रोज एक निश्चित समय पर अपने मानसिक विकास के लिए बैठते हैं तो आपको रोज ये सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या करूं या क्या मेरे पास समय है। वो समय तय है। हाँ, ये बात तो है। ये निर्णय लेने की जो दिमागी ऊर्जा है वो बचती है और धीरे धीरे ये आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। ये आपको बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच एक स्थिरता, एक नियंत्रण का एहसास देता है। ये अनुशासन के जरिए मिलने वाली स्वतंत्रता है। और ये विचार की शुरुआत छोटी होनी चाहिए। ये भी दबाव कम करता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई पहाड़ चढ़ना है। सही। छोटे कदम उठाना आसान होता है और हर बार जब आप उस छोटे कदम को उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। रूटीन बनाना दरअसल खुद से किया गया एक वादा है, एक सेल्फ कमिटमेंट कि आप अपने विकास को महत्व देते हैं। यह आपको प्रतिक्रियात्मक जीवन जीने से हटाकर एक सचेत, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाता है। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम बेनेट के विचारों और बुक इनसाइडर के सारांश को समेटें तो श्रोताओं के लिए मुख्य संदेश क्या है? मुझे लगता है 3 मुख्य बातें हैं। पहली, अपने समय को पहचानें और उसका मोल करें। यह आपका सबसे कीमती, गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसे हल्के में ना लें। ठीक है। दूसरी, आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी मौजूदा दिनचर्या के भीतर ही सचेत होकर रोज थोड़ा समय, शायद 60-90 मिनट, अपने मानसिक विकास के लिए निकालें। यह संभव है। और तीसरी बात? तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उस निकाले हुए समय का उपयोग जानबूझकर करें। निष्क्रिय मनोरंजन के बजाय उसे सक्रिय मानसिक व्यायाम, नियमित रूप से गहरा पढ़ने, सचेत रूप से सोचने और स्पष्टता के लिए लिखने में लगाएं। यह आपके मन को शांत, तेज और ज्यादा समझदार बनाएगा। जैसा बेनेट ने कहा था, आप अंततः वही बनते हैं
जो आप अपने 24 घंटों के साथ करते हैं। आप वही बनते हैं जो आप अपने 24 घंटों के साथ करते हैं। गहरी बात है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जैसा हमने पहले कहा, बेनेट ने ये बातें 100 साल से भी पहले लिखी थी। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा। तब ना स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया का ये अंतहीन जाल। हाँ, आज जब हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें आपस में होड़ कर रही हैं, जब हर पल एक नया नोटिफिकेशन बजता है, हर पल। क्या बेनेट की ये सलाह अपने समय पर दावा ठोकने और अपने मन को प्रशिक्षित करने की पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और शायद मुश्किल भी नहीं हो गई है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद उनकी सलाह अब सलाह नहीं, बल्कि आज के दौर में मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की एक अनिवार्य रणनीति बन गई है। हाँ, हो सकता है। उस समय अगर ये अच्छा था, तो आज ये जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। आज अपनी दिनचर्या पर नजर डालें। क्या कोई एक छोटी विशिष्ट समय बर्बाद करने वाली आदत है जिसे आप पहचान सकते हैं? जैसे शायद वो 5 मिनट का फोन चेक करना जो कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता, या वो वेब सीरीज का अगला एपिसोड जो आप सिर्फ आदत में देख रहे हैं। सिर्फ उस एक आदत को पहचानना और उस पर सवाल उठाना, क्या ये मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग है? शायद बदलाव की दिशा में पहला कदम हो सकता है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की बातचीत ऑर्नेल बेनेट के कालजयी विचारों पर, जिन्हें बुक इनसाइडर चैनल के सारांश ने खूबसूरती से प्रस्तुत किया। उन्हें इस प्रेरणादायी सामग्री के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों को अपने 24 घंटों के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करेगी। हर घंटा एक अवसर है, उसे कैसे इस्तेमाल करना ये चुनाव हमारा है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।